नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। एक क्लाउडेड लेपर्ड्स है, ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में एक ओंकारेश्वर डैम है, ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद आईपीसीसी के एक नए उपाध्यक्ष का चयन हुआ है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो आइए न्यूज स्टार्ट करते हैं। आईपीसीसी के बारे में दिया है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है उसके उपाध्यक्ष के रूप में रमन कुमार का चयन किया गया है। रमन कुमार का चयन किया गया है। ये एशियाई हाथी के विशेषज्ञ हैं। ये एशियाई हाथी के विशेषज्ञ हैं। 25 से 28 जुलाई के बीच में 25 से 28 जुलाई के बीच में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या की भी राजधानी है। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय भी है, वहीं पर चुनाव हो रहा था। उस चुनाव के दौरान ही रमन कुमार को आईपीसीसी का नया उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव हो गया है। तो जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है, इसके बारे में अगर बात करें आईपीसीसी के बारे में, तो इसकी स्थापना 1988 यानी 1988 में इसकी स्थापना हुआ था। इसे स्थापित किसके द्वारा किया गया था? जो विश्व मौसम विज्ञान है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दोनों मिलकर इसका स्थापना किए हैं 1988 में। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? सभी स्तरों पर सरकार को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना, जिसका उपयोग हुए जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियां बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। कौन? जो आईपीसीसी है, ये उसकी संस्था है। इसकी सदस्यता की बात करें तो इसमें सदस्य कौन कौन से हैं? जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हैं, प्लस उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम जो संस्थान है, उसका जो सदस्य है, ये दोनों ही सदस्य इसका सदस्य बन सकते हैं, जो आईपीसीसी का सदस्य। वर्तमान में अगर इसके सदस्यों की संख्या की बात करें तो 195 यानी 195 देश इसके सदस्य हैं। इसके कार्यप्रणाली की बात करें तो यह स्वतः रूप से अनुसंधान नहीं करता है, यह सेल्फ रूप से रिसर्च नहीं करता है। दुनिया भर से हजारों लोग आईपीसीसी में काम में योगदान देते हैं। जो भी विशेषज्ञ होते हैं, जिस फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं, पर्यावरण हो गया, जलवायु हो गया, वो अपना रिपोर्ट पब्लिश करके यहाँ तक अपना सेंड करते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। आगे ये मूल्यांकन रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। लगभग हर 7 वर्ष पर यह जलवायु की स्थिति का जो मूल्यांकन होता है वो करके रिपोर्ट पब्लिश करता है। ये पृथ्वी की जलवायु की स्थिति का व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन रिपोर्ट वैज्ञानिकों के 3 कार्य समूहों द्वारा डिवाइड किया गया है। पहले कार्य समूह के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन का जो वैज्ञानिक आधार है उससे संबंधित रिपोर्ट मूल्यांकन जारी किया जाता है। दूसरे बार में संभावित प्रभाव, कमजोरियां और अनुकूल मुद्दों को देखा जाता है कि जो भी प्रभाव इसका पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, जो भी इसका वीकनेस है, अनुकूलन के मुद्दे को इस पर देखा जाता है। तीसरे कार्य समूह के रिपोर्ट्स में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले कार्यों से संबंधित रिपोर्ट पब्लिश की जाती है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसकी ये 6वीं मूल्यांकन रिपोर्ट है 2023 में। आगे बढ़ेंगे। हवाना सिंड्रोम के बारे में दिया है, ये चर्चा में क्यों है, ये कौन सी बीमारी है, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने बेंगलुरु का एक निवासी था, उसके द्वारा एक हालिया में याचिका रिपोर्ट के जवाब में कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि वह भारत में हवाना सिंड्रोम के मामले पर गौर कर रहा है। एक बेंगलुरु का निवासी व्यक्ति था, उसने जो याचिका दायर किया था कर्नाटक के उच्च न्यायालय में, तो केंद्र सरकार ने बोला है कि इस याचिका पर मामले पर वह गौर कर रहा है, तो इसलिए चर्चा में आ गया। यह हवाना सिंड्रोम है क्या? बेसिकली अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो इसमें मानसिक रूप से मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। यदि इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले 2016 में हवाना, जो क्यूबा में स्थित शहर है, वहाँ पर कुछ खुफिया अधिकारी और दूतावास के कर्मचारी प्रभावित हुए थे पहली बार क्यूबा में। क्यूबा
क्यूबा साउथ अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका का नीचे वाला पार्ट के हिस्सा में वहाँ पर मिलता है। ये भी अटलांटिक ओशन में ही स्थित है। तो इसके बारे में है। अगले वर्ष दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अमेरिका के राजनयिक, मतलब कि 2016 में तो ये क्यूबा में देखा गया था, और उसके बाद अगले ही वर्ष यानी कि 2017 में जो अमेरिकी राजनयिक हैं और उसके जो खुफिया अधिकारी हैं उनको इस लक्षण से ये जो हवाना सिम्टम्स है इससे वो प्रभावित हुए थे। अगर भारत में बात करें तो भारत में जो हवाना सिंड्रोम है उसे 2021 में, सितंबर 2021 में इसे पहला इसका रिपोर्ट दर्ज किया गया था। जब नई दिल्ली की यात्रा कर रहा था अमेरिका का एक खुफिया अधिकारी, उसने इस लक्षण को कैटेगराइज किया था कि मतलब ये हवाना सिंड्रोम ही है। जुलाई 2023 तक अभी तक इसके एक ही लक्षण मिले हैं। हवाना सिंड्रोम का कारण क्या है? इसका कारण है कि स्पंदित निर्देशित माइक्रोवेव के कारण ये फैलता है। हवाना सिंड्रोम के अगर लक्षण की बात करें तो बिना किसी बाहरी शोर के कुछ ध्वनियाँ सुनाई देना, जैसे कि कुछ भी अलग प्रकार से ध्वनि सुनाई देती है। इसमें जी मचलना और सिर दर्द, स्मरण शक्ति की क्षति, संतुलन भी बिगड़ना शुरू कर देता है। ये है इसके लक्षण जो हवाना सिंड्रोम है। अगर इसके दीर्घकालिक प्रभाव की बात करें कि लंबे समय तक इसके क्या असर हो सकते हैं, माइग्रेन जैसे बार बार अधकपारी जिसे बोलते हैं, सर दर्द करना, दूरदृष्टि की समस्या, दूर की चीज़ें की समस्या हो जाएगी, दूरदृष्टि, देखने में भी समस्या धीरे धीरे आना शुरू करेगी, बार बार चक्कर आना, नक्सीर, नाक से पानी बहना, ये सब इसके लक्षण है। अगर इसके उपचार की बात करें तो इसका वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति शामिल, जैसे कि कला चिकित्सा। आप इसे कला से ही, योग से, ध्यान से, सांस प्राणायाम से ही इसका उपचार कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बादल वाला तेंदुआ के बारे में दिया है, इस चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। बादल वाला तेंदुआ जिसे क्लाउडेड लेपर्ड्स बोलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा असम का जो मानस नेशनल पार्क यानी मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है उसमें बादल वाले तेंदुओं पर अध्ययन किया है, रिसर्च किया है। इसे बादल वाला तेंदुआ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी बॉडी पर, शरीर पर बादल्स के पैटर्न रहते हैं, तो इस कारण इसे क्लाउडेड लेपर्ड्स बोला जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड्स के बारे में बात करें, यह जंगली बिल्ली है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया से होते हुए दक्षिणी चाइना में मिलता है, दक्षिणी चीन तक ये फैला है। अगर भारत में वितरण की इसकी बात करें तो सिक्किम, उत्तरी बंगाल, मेघालय, उपोष्णकटिबंधीय जंगलों, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तक ये पाया जाता है। ये मेघालय का राज्य पशु भी है, मेघालय का राज्य पशु है। इसके नामकरण वहीं इसका त्वचा का रंग होने के कारण इसे रखा गया है। ये पर्यावरण की बात करें, हैबिटेट्स, तो इसका हैबिटेट सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों में निवास करता है। द्वितीयक वन, लाग वन, शुष्क पर्णपाती वन में भी यह मिलता है। उष्णकटिबंधीय वनों, घास के मैदान, मैंग्रोव, दलदल झाड़ियों, तटी दृढ़ लकड़ियों के जंगलों में भी यह पाया जाता है। इसकी दो प्रजातियां होती है क्लाउडेड लेपर्ड्स की। पहला है मुख्य भूमि वाला बादल वाला तेंदुआ, जिसमें मेन लैंड वाला जो क्लाउडेड लेपर्ड्स होता है, जो मध्य नेपाल प्रायद्वीप और मलेशिया प्रायद्वीप तक स्थित है। फिर उसके बाद एक सुंडा क्लाउडेड तेंदुआ है, ये बोर्नियो और सुमात्रा मूल में यह पाया जाता है। ये सबसे बड़ी बिल्लियों में सबसे छोटी बिल्ली है। कौन? जो क्लाउडेड लेपर्ड्स है। इसकी लंबी पूंछ उसे पेड़ पर संतुलन बनाने और पेड़ से एक दूसरे से 4 से 6 मीटर तक छलांग लगाने में भी मदद करती है। तो ये था उसके बारे में। आगे बढ़ेंगे। एक डैम है जिसका नाम है ओंकारेश्वर डैम या जलाशय। इस चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जिसका नाम है खंडवा। खंडवा जिले में एक डैम बना है नर्मदा नदी पर जिसका नाम है ओंकारेश्वर डैम। नीचे ओंकारेश्वर मंदिर है, इसी के नाम पर इस डैम का नाम, इस जलाशय का नाम ओंकारेश्वर डैम मिल गया है। तो ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में इसे जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, इसके द्वारा, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, इसके द्वारा अभी बोली लगाकर इसकी जो बोली जीत गई है कि यह 80 वाट तक, 80 मेगावाट तक जो फ्लोटिंग सौर परियोजना है वो इस डैम में, ओंकारेश्वर जलाशय में ये स्थापित करेगा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। जो भारत में सबसे बड़ी अगर सौर फ्लोटिंग परियोजना की बात करें तो 100 मेगावाट का है, 100 मेगावाट का है। ये तेलंगाना के अंतर्गत स्थिर है। कहाँ स्थिर है? तेलंगाना के अंतर्गत स्थिर है। तेलंगाना में जो रामागुंडम है
वहाँ पर स्थित है, जो 100 मेगावाट की स्थापना किया गया है। तो ये था नर्मदा नदी सॉरी नर्मदा नदी पर एक और है सरोवर डैम है। सरोवर डैम है जो गुजरात के अंतर्गत स्थित है। यह एक गुरुत्वाकर्षण डैम या जलाशय है। तो आज के लिए इतना ही है। जानकारी पसंद आए, न्यूज़ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।